दोस्तों जरा सोचो, एक मिडिल क्लास का लड़का जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन वो इंडिया का फूड डिलीवरी रेवोल्यूशन लाएगा। ना कोई बिजनेस बैकग्राउंड, ना कोई रिसोर्सेज और ना कोई फंड्स, बस एक आइडिया और जुनून। किसे पता था कि अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में ऑफिस के स्टाफ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक छोटा सा आइडिया बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाला है। ये कहानी है दीपेंद्र गोयल की, जो एक छोटे से सपने से शुरू हुई और आज एक मल्टी फूड डिलीवरी एम्पायर बन चुकी है। नाम है जोमैटो। दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ। इनके पिता एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे और माँ हाउसवाइफ। इनका जन्म भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है, लेकिन इस फैमिली में एजुकेशन को सबसे ऊपर रखा जाता था। इसीलिए दीपेंद्र बचपन से ही एक शार्प और डिटर्मिन्ड स्टूडेंट रहे हैं। फैमिली की सिचुएशन को देखकर दीपेंद्र ने अपनी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और उनकी मेहनत ने उन्हें पहुंचा दिया IIT दिल्ली तक। 2005 में उन्होंने कंप्यूटर एंड साइंस में डिग्री हासिल की और IIT दिल्ली की पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने टेक्नोलॉजी में भी अपना इंटरेस्ट डेवलप किया। IIT के बाद दीपेंद्र को बेन एंड कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब मिल गई। उसके बाद उन्होंने IIT दिल्ली की कंचन जोशी, जो IIT दिल्ली में उनकी क्लासमेट थी, उनसे शादी कर ली। अच्छी जॉब के बाद भी दीपेंद्र सेटिस्फाई नहीं थे। वो बस किसी ना किसी बिजनेस आइडिया के बारे में ही सोचते थे। और फिर एक दिन ऑफिस के कैफेटेरिया में, जहाँ सब स्टाफ खाना खाते हैं, वहाँ उन्हें एक बिजनेस आइडिया मिल ही गया। दरअसल लंच के टाइम कैफेटेरिया में ऑफिस के स्टाफ मेन्यू देखने के लिए लंबी कतार में लगते थे। ऐसे में समय की बर्बादी भी होती थी और कभी कभी मनपसंद खाना भी नहीं मिलता था। दीपेंद्र ने सोचा कि ये सभी स्टाफ इतनी लंबी लाइन लगाते हैं मेन्यू को देखने के लिए, अगर ये मेन्यू इनके फोन पर होता तब तो लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दीपेंद्र बस ऑफिस के स्टाफ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनके दिमाग में एक बिजनेस आइडिया भी आता है। उन्होंने ऑफिस के कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन किया और एक वेबसाइट बनाकर उस पर अपलोड कर दिया। मेन्यू के ऑनलाइन अवेलेबल होते ही उस वेबसाइट पर हिट भी पड़ने लगे। दीपेंद्र ने इस आइडिया पर काम करने के लिए गंभीरता से सोचा। उनका आइडिया था कि एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जिसके अंदर पूरी दिल्ली में जितने भी होटल और रेस्टोरेंट है, उन सब के मेन्यू यहाँ पर अवेलेबल हो। उनके दिमाग में अभी ये ख्याल नहीं आया है कि लोग खाना ऑर्डर करेंगे, होम डिलीवरी की सर्विस होगी, नहीं। उनके दिमाग में अभी यही चल रहा है कि एक वेबसाइट बनाई जाए जिसके अंदर पूरे दिल्ली के होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू अवेलेबल हो। फिर 2008 में उन्होंने अपने एक दोस्त पंकज चड्ढा के साथ मिलकर फूडी बे नाम से एक पोर्टल बनाया। इस पोर्टल का काम था कि हमारे आसपास कितने रेस्टोरेंट हैं, उनके मेन्यू में क्या क्या है और उस रेस्टोरेंट को लोगों ने कितना रेट किया है। ओवरऑल बात करें तो कौन सा रेस्टोरेंट आपके लिए बेस्ट है, उस पोर्टल के जरिए पता कर सकते थे। लेकिन शुरुआत में कुछ भी आसान नहीं था। फूडी बे काफी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ लॉन्च हुआ था। ना कोई फंडिंग थी और ना कोई एस्टेब्लिश नाम मार्केट में था। इनके पास था तो बस अपना एक जुनून, एक लैपटॉप और कुछ कोडिंग स्किल्स। लेकिन दीपेंद्र और पंकज ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने पर्सनली हर रेस्टोरेंट ओनर से जाके बात की और उन्हें कन्विंस किया कि उनके मेन्यू को ऑनलाइन लिस्ट करने का आइडिया कितना वैल्यूएबल है, ये उन्हें समझाया। शुरुआत में इसमें दिल्ली NCR के 1200 रेस्टोरेंट के मेन्यू जोड़े गए। दीपेंद्र और पंकज ने जब फूडी बे लॉन्च किया था तो उन्होंने इससे पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचा था। उनका ध्यान बस कस्टमर्स की परेशानी को दूर करने का था। अब जैसे जैसे फूडी बे पॉपुलर हो रहा था, लोगों के अच्छे अच्छे फीडबैक आ रहे थे, वैसे वैसे फूडी बे में रेस्टोरेंट जुड़ते जा रहे थे। सिर्फ एक साल में फूडी बे में रेस्टोरेंट की संख्या 2000 हो गई। 2009 के आते आते दिल्ली के अलावा मुंबई और कोलकाता और 2010 तक पुणे और बेंगलुरु में भी foodebay.com का नाम चलने लगा। अब दीपेंद्र foodebay.com को और भी बड़े स्केल पर ले जाने की सोच रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जॉब के साथ इसको बड़े स्केल पर ले जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इसको बड़े स्केल पर ले जाने के लिए उनका पूरा ध्यान foodebay.com की तरफ ही होना चाहिए। लेकिन foodebay.com को फंड्स की भी जरूरत थी, तो ऐसे में जॉब छोड़ना भी पॉसिबल नहीं था। दीपेंद्र बहुत ही परेशान हो गए थे, क्योंकि ना तो वो जॉब छोड़ सकते थे, ना ही foodebay.com। अब उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। इस सिचुएशन में दीपेंद्र की वाइफ कंचन जोशी एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज लेकर आती है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनकी प्रोफेसर की जॉब लग गई। पत्नी का सपोर्ट था, दीपेंद्र ने जॉब छोड़ दिया और पूरी तरह से अपने बिजनेस में फोकस करने लगे। साल 2010 में दीपेंद्र को एहसास होता है कि foodebay.com का नाम ebay.com से ज्यादा मिलता जुलता है और उस टाइम ebay.com काफी पॉपुलर वेबसाइट था। लेकिन पंकज और दीपेंद्र नहीं चाहते थे कि ब्रांड नेम को लेकर कोई कंफ्यूजन हो। वो चाहते थे कि ब्रांड नेम एकदम क्लियर होना चाहिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि foodebay.com का नाम चेंज करके ऐसा नाम रखा जाए जो खाने पीने की चीजों से रिलेटेड हो। इस तरह टोमेटो बन गया जोमैटो। अरे हमने पोटैटो सुना है, टमाटो सुना है, जोमैटो, जोमैटो का मतलब क्या है? जोमैटो वर्ड कहाँ से आया आपके दिमाग में? ये टोमेटो, टोमाटो, जो भी आपने बोलना है, हमें मिला नहीं .com। अच्छा, tomato.com। तो हमने फिर अल्फाबेट चेंज करे तो zomato.com मिल गया। आप सोच रहे होंगे कि जोमैटो कोई एप्लीकेशन बना, नहीं, जोमैटो अभी तक एक वेबसाइट ही थी।
नाम चेंज करने के बाद उन्हें फंड्स की जरूरत थी। अब इन्वेस्टर्स की खोज होने लगी। सबसे पहले 2010 में इन्वेस्टर के रूप में Naukri.com के फाउंडर संजीव बिखचंदानी आए और उन्होंने अपनी पेरेंट कंपनी इन्फोएज के माध्यम से जोमेटो में $1 मिलियन का फंड दिया। फिर 2013 में सेक्वा कैपिटल ने इन्फोएज के साथ मिलकर जोमेटो में $37 मिलियन इन्वेस्ट किया। उसके बाद DY कैपिटल ने भी जोमेटो के साथ हाथ मिलाया और ऐसे करते करते कई इन्वेस्टर्स आए, जिनसे अब जोमेटो में कुल फंड $223.8 मिलियन हो चुका था। आपको जान के हैरानी होगी कि अलीबाबा एंड फाइनेंशियल कंपनी ने जोमेटो में $150 मिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। अब जोमेटो का विस्तार पूरे देश में होने लगा था। लेकिन किसी भी बिजनेस के विकास में मोबाइल ऐप का बहुत बड़ा रोल होता है। दीपेंद्र और पंकज ये समझ चुके थे कि मोबाइल ऐप उनकी कंपनी के लिए गेम चेंजर हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। मोबाइल ऐप लॉन्च होने के बाद जोमेटो और तेजी से ग्रो होने लगा। लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि जोमेटो की सक्सेस सिर्फ किसी फूड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रही। 2015 में इन्होंने फूड डिलीवरी मार्केट में एंटर की और ये डिसीजन जोमेटो के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर था। और इसके बाद जोमेटो सिर्फ इंडिया में ही नहीं रुका, बल्कि जोमेटो ने UAE, कतर, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस और साउथ अफ्रीका में भी अपना कदम जमा लिया। इसके अलावा टर्की, ब्राजील और न्यूजीलैंड भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। जहां एक तरफ कंपनी पूरी दुनिया में एकदम रफ्तार से बढ़ती जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ बिजनेस को और बड़ा करने के लिए जोमेटो ने फॉरेन बेस्ड कंपनी को एक्वायर करना शुरू कर दिया। जोमेटो ने पुर्तगाली कंपनी एस्ट्रोनॉमी और इटालियन कंपनी लेबांडो को एक्वायर किया। सबसे बड़ा एक्विजिशन तो तब आया जब उन्होंने अमेरिकन सर्विस कंपनी नेक्स्टेबल को एक्वायर कर लिया। इस तरह जोमेटो US मार्केट के भी कंपटीशन में आ गया। दीपेंद्र का बिजनेस मॉडल एकदम सिंपल था, कस्टमर को सबसे अच्छा और तेज सर्विस देना। 2021 में बना जोमेटो का ये ऐड काफी पॉपुलर हुआ। इस ऐड पर अभी तक 157 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। इस ऐड की ये लाइन लोगों को बहुत पसंद आई। अब यहाँ केक खाने के लिए रुकता तो नेक्स्ट ऑर्डर लेट हो जाता। वो क्या है ना, कटरीना कैफ हो या आप, अपने लिए हर कस्टमर है स्टार। एक छोटे से आइडिया से लेकर $1 बिलियन तक का ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत ही मुश्किल था। ये मुश्किल 10x तब हो गया जब जोमेटो पर एक साइबर अटैक हुआ। हैकर ने जोमेटो की सर्वर से 17 मिलियन यूजर्स का रिकॉर्ड एक्सेस कर लिया। और अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। उस हैकर ने 17 मिलियन यूजर्स का पेमेंट कार्ड भी एक्सेस कर लिया था। इसके अलावा नाम, ईमेल, यूजर ID और पासवर्ड सब कुछ हैक हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। उस हैकर से बात करने के बाद पता चला कि वो हैकर बस जोमेटो के सिक्योरिटी लूपहोल को बताना चाहता था, इसलिए उसने हैक किया था। उसके बाद उस लूपहोल को ठीक किया गया। ये स्टोरी थी जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल की। कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।